अगर आपने कुछ सोच लिया है तो फिर उस सोचते ना रहें, उस काम को करें। मतलब आपके मन में है कि आप ये कर सकते हैं और आपने ये सोच लिया कि आप ये कर सकते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं। जैसे आप बीइंग ए पेस्ट्री शेफ, पेस्ट्रीज एंड केक दोनों किस कंट्री के और डिशेज़ हैं और वो इंडिया कैसे है, और आज मतलब हर बच्चे से लेकर हर एक एज ग्रुप को पसंद है। अब हम जिस एरा में बैठे हुए हैं यहाँ पे इन्फ्यूजन भी चलता है। लाइक हमने चीज़ केक बनाया और इसको हमने बनाया गुलाब जामुन चीज़ केक। गुलाब जामुन हमारी है, चीज़ केक यूएसए से है। हमने दोनों को मिक्स किया और एक नया डेजर्ट बनाया, तो ये गुलाब जामुन चीज़ केक। सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम केक तो ले आए बट हम वेजिटेरियन हैं और केक के अंदर एग डाला या नहीं डाला, तो ये हमें पता कैसे लगेगा कि उसमें एग है या नहीं है? आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो एग वाला स्पॉन्ज होगा। सर अभी जैसे घर की बात ही हम कर रहे हैं तो देयर आर मैनी हाउस वाइफ्स जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छी पेस्ट्रीज एंड केक बनाती हैं। अगर उनको एज अ करियर इसमें जाना है, मतलब अपना भी एक छोटा सा इन हाउस बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जैसे आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, व्हाट आइडियाज़ यू विल गिव टू देम सर? व्हाट इज़ द कॉमन मिस्टेक कि जो लोग करते हैं अपने घर के अंदर, मतलब आप बताएं कि इस काम को आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए तो इट विल गिव यू बेटर टेस्ट। किसी भी शेफ़ को देखें, हम किसी भी पेस्ट्री शॉप को देखें, सो हाउ दे विल कीप देम अपडेटेड, जो भी नया ट्रेंड चल रहा है, फिर कोई नई टेक्निक आती है, तो कैसे पता लगता है उनको? सर आप परफेक्ट टेस्ट एंड टेक्सचर को कैसे अचीव कर पाते हैं? सर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि हम फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए हैं और उसके अंदर ऑब्वियसली होता है मैदा, और सभी कहते हैं मैदा अच्छा नहीं होता खाने के लिए। सो इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है कि हम फास्ट फूड का या फिर जो भी हम मीठा कोई भी आइटम खा रहे हैं वो भी हमें सेम टेस्ट आए और मतलब हेल्थ भी ख़राब ना हो? ठीक है, ब्रेड अनहेल्दी नहीं है। ये कहाँ से आया ये तो हमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आटे की रोटी हेल्दी है तो ब्रेड भी हेल्दी है, और अगर आटे की रोटी किसी के लिए अनहेल्दी तो उनके लिए ब्रेड भी अनहेल्दी है और रोटी भी, चपाती भी अनहेल्दी। जो मास्टर शेफ आपने होस्ट करा था दिल्ली चैप्टर जी, उसके बारे में हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर? मतलब हमने तो सिर्फ टीवी पे हम देखते हैं कि वहाँ पर खाना बन रहा है, यू गो एंड यू जज देम, आप उनका टेस्ट करते हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहता है सर? हम टीवी में ये देखते हैं कि मोस्टली वहाँ पर शेफ्स मेल रहते हैं और जबकि फीमेल्स बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये क्या एक मिथ है या फिर फैक्ट है सर ये? फ्रेंड्स, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर बलेंद्र सिंह सर। सर एक मास्टर शेफ़ हैं। बहुत सारे जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पर सर ने बहुत लंबे टाइम तक सर्विसेज दी हैं अपनी, एंड नाउ ही इज़ ऑपरेटिंग अकेडमी विच इज़ IBCA इन न्यू दिल्ली जनकपुरी। सो ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत डिटेल पॉडकास्ट है, एक बहुत वर्सटाइल पॉडकास्ट है। हमने बहुत सारी बातें करी है इसके अंदर, फूड्स के रिगार्डिंग बातें करी, हमने करियर के रिगार्डिंग बातें करी, हमने बहुत सारे मिथ्स को बर्स्ट करा है। सो डेफिनेटली यू मस्ट वॉच दिस पॉडकास्ट, जो हमारे साथ में खास पर्सनालिटी है खास बुक पॉडकास्ट पर। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि ऐसे जो खास पर्सनालिटी है खास बुक पॉडकास्ट पर हम रेगुलरली लाते रहें, हमें रेगुलरली मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फाइन। सर लास्ट टाइम वी हैड कन्वर्सेशन और ओवर टेलीफोनिक, और वी गॉट टू नो कि आपके साथ में पॉडकास्ट शूट करना चाहिए। हमने प्रोफाइल भी विजिट करा आपका, काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी डायनामिक था। सो फाइनली वी आर हेयर। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू टू बीइंग हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस अप्रिसिएशन। थैंक यू सर। सर वी वांट टू नो व्हाट इज़ IBCA सर, जो आप एकेडमी रन करें प्लीज़। ओके, सो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। IBCA है इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कलनरी आर्ट। सो ये मैंने स्टार्ट किया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस टाइम मैं अकेला ही था जब ये स्टार्ट किया, अब तो ये हम हैं। तो ये तब इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्री आर्ट, IBPA। ओके। मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ जो थी वो पेस्ट्री डिपार्टमेंट में थी। मैंने थ्रू आउट पेस्ट्री किचन में काम किया है, और मैं अगर अपनी जर्नी बताऊँ आपको तो इन 2003 आई हैव कंप्लीटेड माई 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम देहरादून IHM। देन 2003 से ही मैंने जोधपुर से अपना करियर शुरू किया। जोधपुर उमेद भवन पैलेस एक होटल है, और बहुत अच्छा होटल था, मेरी लाइफ का पहला होटल था। मेरी इंटर्नशिप भी वहीं पे हुई और मेरी पहली प्लेसमेंट भी वहीं पे हुई। मैंने वहाँ 3 साल काम किया। उसके बाद एक होटल है वसंत कुंज में, द
दी ग्रैंड में काम किया, उस टाइम पे वो ग्रैंड हैत के बैनर पे था। उसके बाद फिर मैं कार्निवल क्रूज लाइन यूएस से गया, मैंने वहाँ काम किया 2010 तक। वहाँ से वापस आया तो 10 से 13 मैंने वेस्टर्न गुड़गांव में काम किया। उस टाइम वेस्टर्न होटल स्टारवुड कॉरपोरेशन के अंडर में आता था, अभी तो मैरियट में आता है। उसके बाद 2013 में मैंने ज्वाइन किया JW मैरियट एरो सिटी। उसके बाद 15 में ज्वाइन किया पुलमैन नोवेटल। ये सारे मेरे यूएसए से वापस आने के बाद प्री ओपनिंग होटल थे, सो थोड़ा लेंदी ड्यूटी आवर्स होते थे, बट ये मेरे एक्सपीरियंस करने वाले होटल थे जहाँ पे मैंने सबसे अच्छे गुरु मिले मुझे सिखाने वाले, और सबसे लेंदी एक्सपीरियंस मेरा रहा, सबसे मैं कहूँगा कि सबसे टेस्टी एक्सपीरियंस मेरा इन होटल्स का रहा। उसके बाद 2016 में मैंने ज्वाइन किया ताजमहल न्यू दिल्ली, और वहाँ पे मेरी पोजीशन थी पेस्ट्री शेफ, और वो मेरा एज ए एम्प्लॉय लास्ट होटल था। उसके बाद दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लाजपत नगर में एक कॉलेज है जो सरकार चलाती है, दिल्ली गवर्नमेंट, वहाँ पे मैंने एज ए टीचर वर्क किया, और मुझे लगा कि ये अच्छा प्रोफेशन है मेरे लिए और मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपना शुरू करूँ। सो मैंने IBPA शुरू किया, और छोटा सा स्कूल था वो बुढ़ेला पार्क में, जहाँ पे 2 किचनहेड, 6 टेबल, 1 ओवन, 1 शशि जी जो मेरी मेड थी उस मुझे असिस्ट करती थी किचन में और सारी चीज़ों में, और एक में तो हम दोनों ही रामू काका थे, हम दोनों ही शेफ थे, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करते थे। वो शशि जी तो अभी भी हैं मेरे साथ। उसके बाद 15 ये 17 की स्टोरी है, 18 19 तक स्टूडेंट काउंट बढ़ता रहा। 28 20 और 21 की मैं बात करूँ, ये तो पूरी दुनिया के क्लैश रहे, सब लोगों ऐसे ही रहा सबके साथ। फिर 22 में हमें अप्रोच आने लगी कि आप पेस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं तो आप क्यों ना कलनरी भी शुरू करें। तो जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ हम 22 में आए, और हमने ये एकेडमी अभी जो इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कलनरी आर्ट के नाम से जानी जाती है, इसमें हम 48 इंटेक लेते हैं, यहाँ पे 6 मंथ का कोर्स कराते हैं हम बेसिकली, और 32 एडमिशन लेते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था बुढ़ेला पार्क से। सो जो हमारी बुढ़ेला पार्क वाली प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से किचन स्पेसिफिक है, वहाँ पे हॉट किचन के कोर्सेज होते हैं, और जहाँ पे हम बैठे हैं जनकपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने, ये पूरी तरह से पेस्ट्री किचन स्पेसिफिक है। यहाँ पे पेस्ट्री कोर्स होते हैं, 6 महीने का कोर्स होता है हमारा। 6 महीने के लिए हम ही अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को भेजते हैं एज एन इंटर्न विद द 5 स्टार होटल। मोस्टली 5 स्टार में जाते हैं। अगर कोई कहे कि मैं बेकरी में जाना चाहता हूँ, तो जो अच्छी बेकरी हैं लाइक थियोस, थियोब्रोमा, लियोपेरा, लादुरे, दिल्ली फ्रांस, इन जगह पे जो जाना चाहें तो हम उनको वहाँ पे भी डिप्लॉय कराते हैं, उनका इंटरव्यू कराते हैं, और वो वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद हमारी कोशिश रहती है कि वो 100% प्लेसमेंट दी जाए उनको उन्हीं जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ग्रेट सर, सो दैट इज ऑल अबाउट IBCA। ग्रेट सर, बहुत वर्सेटाइल बैकग्राउंड है सर आपका। और नेक्स्ट आई वांट टू आस्क, इफ ए स्टूडेंट वांट टू अडॉप्ट होटल मैनेजमेंट, तो बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं, सो व्हाट इज द स्कोप सर? देखिए, जो होटल मैनेजमेंट है वो मैं बोलूँगा कि कम्प्लीटली एक डिफरेंट तरीके का कोर्स है। अगर किसी की कैपेबिलिटी है, समय है, और आप समझिएगा कि उनका शेफ़ बनने का मन नहीं है, लीस्ट शेफ़ बनना है उनको, मोर उनको मैनेजमेंट पे जाना है, तो होटल मैनेजमेंट जो 4 पिलर होते हैं होटल के, उन पे बेस होता है। जैसे कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप फ्रंट ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनेंगे, जनरल मैनेजर बनेंगे। आप सर्विस में जाएंगे तो आप वेटर और वेट्रेसेस से शुरू करेंगे, और आप F&B मैनेजर, बैंक्वेट मैनेजर के रास्तों से होते हुए जनरल मैनेजर बनेंगे। सेम ऐसा ही आप रूममेड या रूम बॉय जाएंगे, जो आपकी पहली पोजीशन होगी, एंड देन आप अलग अलग लैडर्स पे, अलग अलग स्टेप्स पे सक्सेस आपके अपने इनहेरेंट जो भी टैलेंट है उस पे जाता है, और आप एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बनेंगे और आप जनरल मैनेजर बनेंगे। मतलब ये सारी पोजीशंस आपको GM तक लेके जाती हैं। सेम ऐसे ही शेफ में आपकी पहली पोजीशन होती है कॉमी, अगर आप कॉमी की तरह ज्वाइन करते हैं। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो सारे होटल के अपने अलग अलग मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, तो वो थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं। आपने 2 साल का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, और उसके बाद कुछ होटल शेफ दी पार्टी पोजीशन देते हैं, कुछ होटल जूनियर सू शेफ देते हैं, डिपेंड करता है होटल टू होटल। फिर आप शेफ बनेंगे, अलग अलग पोजीशंस पे जाएंगे, आप फिर EM F&B बनेंगे, फिर F&B बनेंगे, एंड अब तो GM बनने लगे शेफ भी। आज से 10 साल पहले शेफ्स GM नहीं बनते थे। ठीक है। तो अगर किसी को शेफ बनना है
तो उनके लिए इस तरीके के स्मार्ट कोर्स हैं कि अगर आप डायरेक्ट शेफ़ ही बनना है आपको, तो आप होटल मैनेजमेंट ना करके, जो कि इसलिए जब आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो पूरे वीक में एक दिन बेकरी का प्रैक्टिकल होता है और एक दिन कुकिंग का प्रैक्टिकल होता है। अगर आप स्किप कर जाएं उसको, तो टोटल आपके 3 सप्ताह बचते हैं पूरे महीने में, और 7 से 8 महीने स्कूल खुलते हैं इंडिया में ऑलमोस्ट। सो आपकी टोटल पूरे साल में क्लास होती है लगभग अगर मैं एक स्पेसिफिक किचन की बात करूं तो एक किचन में आपकी क्लास होती है, अगर महीने में 3 हुए 8 खुला तो 24। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होती साल में, मतलब एक महीने में 24 क्लास नहीं होती, साल में 24 क्लास होती है। उसको मल्टीपल कर लीजिएगा 3 टाइम अगर आपका 3 ईयर का डिग्री कोर्स है, 4 टाइम अगर आपका 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। उसमें भी 6 मंथ की इंटर्न हो जाती है तो वो कम हो जाते हैं। तो अगर 3 साल का कोर्स है तो 2.5 महीने ही आप कॉलेज जाएंगे, 6 महीने तो आपको एज एन इंटर्न किसी भी होटल में जाना पड़ेगा। सो ओवरऑल जो उनका प्रैक्टिकल लाउंज जो होता है, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है इन द इंस्टीट्यूट, कोई भी होटल मैनेजमेंट कैडर पे बात कर लीजिएगा, बहुत कम होता है प्रैक्टिकली। जितने भी इस तरीके के स्कूल हैं जो स्पेसिफिकली किचन, बेकरी, पेस्ट्री या हाउसकीपिंग सर्विस के भी अगर हैं, तो जब वो स्पेसिफिकली ये कोर्स ड्रिवन कराते हैं तो वो 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल स्कूल हैं सारे के सारे पूरी इंडिया में। ठीक है। इट मीन्स कि आप मंडे टू फ्राइडे अगर आपकी क्लास होती है तो आपका एक दिन थ्योरी क्लास होगा, रेस्ट अदर डेज आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करने को मिलेगा। तो जैसे हमारे यहाँ सिस्टम है कि एक टेबल पे 2 स्टूडेंट खड़े होते हैं और वो जिस दिन केक डे होगा तो वो अपना स्पॉन्ज इंडिविजुअल बनाएंगे, फिर उसको लेयर इंडिविजुअल करेंगे, फिर उसको फिनिश इंडिविजुअल करेंगे। जो वो बनाएंगे उसको बफे पे सेटअप करेंगे लाइक 5 स्टार होटल, एंड देन उसको पैक करके अपने घर लेके जाएंगे। अच्छा, तो उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो आप ये मानिए कि जब वो वीक में 5 डे वीक कर रहे हैं, जिसमें से 4 डे उनकी प्रैक्टिकल क्लास है, 1 डे उनका थ्योरी क्लास है। तो ऐसे करके मैं पूरे वीक में उनकी लगभग पूरे महीने में, वीक की मैं बात कर रहा हूँ, 16 प्रैक्टिकल क्लास होती हैं। तो आप ये मानिए कि IBCA में 16 प्रैक्टिकल क्लास होती हैं, या मैं IBCA की बात ना करूं, मैं नॉर्मल जो इस तरीके के सिटी एंड गिल्ड एफिलिएशन कोर्स कराते हैं जो स्कूल भी 16 प्रैक्टिकल क्लास देते हैं वो पूरे महीने में, और 6 महीने का कोर्स है। तो इसको मल्टीपल कर लीजिएगा 6 टाइम। ऐसे ही अगर मैं होटल मैनेजमेंट की बात करूं तो वो 24 क्लास देते हैं प्रैक्टिकल की पूरे साल में। तो इतना डिफरेंस आता है स्किल वाइज। और चूंकि ये कोर्सेज स्किल बेस्ड हैं, आपको, आपके पास डिग्री है, लेकिन जब आपको कहा जाए कि सपोज कीजिएगा मेरे पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है और मुझे कहा जाए कि सर एक केक बना दीजिएगा, तो मैं कहूँ सर केक का स्पॉन्ज तो मेरे दोस्त ने बनाया था और फिनिश मैंने किया नहीं, वो हमें शेफ़ ने करके दिखाया था जो भी हमारे टीचर थे, और हमने इंडिविजुअली केक बनाया नहीं, तो केक तो हम नहीं बना सकते, तो मुझे केक वाली नौकरी तो नहीं मिलेगी। हाँ, मैं सर्विस में जाना चाहता हूँ और मुझे वाइन की बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे सारी वाइन के अलग अलग कंट्री रीजन पता है, कहाँ से क्या बिलोंग करती है, मैं इंटरव्यू सक्सेस कर जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि आपको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना है, मुझे किचन की बुक नॉलेज बहुत अच्छी है, थ्योरी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता, तो मेरे होटल को, मेरे रेस्टोरेंट को, जो भी मुझे हायर कर रहा है, मेरे ऊपर और काम करना पड़ेगा 5 से 7 महीना। सारा प्रेप जो भी मेथड है उनका, जो भी उनका मेन्यू है, उस पर काम कराना पड़ेगा, बेमुकाबले उसके कि जो स्टूडेंट इस तरीके का क्राफ्ट कोर्स करके जाते हैं, जो फास्ट ट्रैक वाले कोर्स हैं जिसमें आप 5 में से 4 दिन प्रैक्टिकल करते हैं, उनका प्रैक्टिकल स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर किसी को शेफ़ बनना है तो उसको डायरेक्ट शेफ़ कोर्स करना चाहिए, और अगर किसी को मैनेजमेंट में जाना है तो उसके लिए बेस्ट है उनको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोर्स अच्छे हैं, वो कोर्स बुरे हैं, दोनों पैरेलली अच्छे हैं, सेम है। जब हम बात करते हैं डिग्री की, तो आपको होटल मैनेजमेंट में डिग्री मिलती है जो आगे जाके वैल्यू भी करेगी। जब आप बात करते हैं डिप्लोमा की, तो हमारे डिप्लोमा कोर्स हैं, डिप्लोमा मिलेंगे और आगे जाके आपके स्किल में वैल्यू करेंगे। आप एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना चाहते हैं तो आपको जल्दी मिल जाएगा चांस, क्योंकि आप जल्दी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख चुके होंगे। मैनेजमेंट में आपको जॉब पे बहुत अच्छी प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगी, लेकिन आपको एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि जो आपने यहाँ 6 महीने में सीखा है, होटल मैनेजमेंट का 3 साल का कोर्स या 4 साल का, उसके बाद 2-3 साल और आप जब किचन में जाएंगे या सर्विस में जाएंगे या हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे जाके और अंदर की चीज़ें सीखेंगे, तब आप अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर पाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे जो बच्चा 6 महीने का कोर्स करके चला गया, 6 महीने की उसने ट्रेनिंग की, उसका उसी दिन से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, उसी दिन से उनके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि मुझे
अपने मेन्यू को कैसे बनाना है, मेरी कॉस्टिंग क्या आती है, मेरे एरिया में क्या चलता है, जो कि आप हर रोज़ किचन में रह के काम कर रहे हैं। सो आप ये मानिए कि जब तक एक डिग्री वाला स्टूडेंट 4 साल के बाद निकलता है, तब तक हमारे कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट अपने लिए तैयार हो जाएगा कि मैं अपना एक छोटे से बड़ा जैसा भी कियोस्क, जिस तरीके का भी उनके पास बजट होगा, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। सो अगर आप एंटरप्रेन्योर स्किल बेस करना चाहें तो फिर आपके लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है। नो डाउट सर, काफ़ी प्रैक्टिकल जॉब है ये जी, जैसा आपने बताया अभी जी। और नेक्स्ट आई वांट टू नो कि जैसे आप बीइंग ए पेस्ट्री शेफ, तो पेस्ट्री सर पहले मुझे ये बताइए, पेस्ट्रीज एंड केक दोनों किस कंट्री के और डिशेस हैं, और वो इंडिया कैसे है, और आज मतलब हर बच्चे से लेकर हर एक एज ग्रुप को वो पसंद है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं बात करूं डेजर्ट्स की, सो डेजर्ट्स हैं और हर कंट्री के अलग डेजर्ट्स हैं। जैसे हमारे गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, ये हमारे डेजर्ट्स हैं। खीर हमारी है। जब हम बात करते हैं कुछ मेडिटेरियन डेजर्ट्स की, तो आपके आ जाते हैं बकलावा आ जाता है, बासबूसा आ जाता है, उमाली आ जाता है, आपको नाम समझ में नहीं आएगा। जब आप बात करते हैं इटली की, तो तिरामिसू आ जाता है या फिर पाना कोटा आ जाता है। जब आप बात करते हैं यूएसए की, तो न्यूयॉर्क स्टाइल बेक चीज़ केक आ जाता है। जब आप बात करते हैं स्ट्रूडल की, एक डो होता है, तो ऑस्ट्रिया बेस आ जाता है, नॉट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रिया। सो हर एक कंट्री का अपना अलग डेजर्ट्स है। और आप ये मानिए कि अब हम जिस एरा में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इन्फ्यूजन भी चलता है। लाइक हमने चीज़ केक बनाया और इसको हमने बनाया गुलाब जामुन चीज़ केक। गुलाब जामुन हमारी है, चीज़ केक यूएसए से है, हमने दोनों को मिक्स किया और एक नया डेजर्ट बनाया, तो वो गुलाब जामुन चीज़ केक बन गया। या फिर कोई कहे कि मुझे बनाना है रसगुल्ला फ्लेवर तिरामिसू, तो आपने जो फिंगर बिस्किट लगाए उसकी जगह अपनी क्रीम ऐसे ही बनाई जैसे बनती है मास्कोपोनी चीज़ के साथ, और उसको बीच में रसगुल्ले को छोटा छोटा सा पतले पतले थिन से काट के स्पॉन्ज के स्टाइल में उसको फिल कर दिया और गिलास में आपने सर्व किया मोस्टली। सो अभी तो आप समझिएगा कि हर एक देश का अपना स्पेसिफिक डेजर्ट है, बट अब वो बाउंड्रीज बैन नहीं रही, आप कैसे भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, बस वो खाने में बहुत टेस्टी होना चाहिए। नाम आपका उसका कुछ भी रख लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन होती है कि हम केक तो ले आए बट हम वेजिटेरियन हैं और केक के अंदर एग डला या नहीं डला, तो ये हमें पता कैसे लगेगा कि उसमें एग है या नहीं है? देखिए, आपको पता तो ये विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि जो शेफ़ हैं, आप ये मानिए कि शेफ़ होना एक धर्म है। वो किस धर्म को बिलोंग करते हैं इससे मैटर नहीं, शेफ़ अपने आप में एक धर्म है। कि अगर आपने ये कहा कि ये एगलेस मुझे केक चाहिए, आपने ऑर्डर दिया, तो वो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपको एगलेस ही बना करके देंगे। आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो एग वाला स्पॉन्ज होगा, जिससे जो अंदर का स्पॉन्ज होता है वो बहुत स्पॉन्जी होगा, बिकॉज एग ज़्यादा अच्छे से एरिएट करता है किसी भी चीज़ों को। ठीक है। इसके मुकाबले जब आप एगलेस स्पॉन्ज बनाएंगे इन हाउस, अगर स्क्रैच रेसिपी से बनाएंगे, तो उसमें आप केमिकल यूज़ करेंगे, बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, टॉनिक वाटर यूज़ करेंगे। कुछ लोग रेसिपी में पेप्सी या कोक यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ वाटर, मिल्क मेड यूज़ करेंगे। शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और इससे आपका एगलेस स्पॉन्ज बनेगा। तो अब आप जब एगलेस स्पॉन्ज खाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा एग के मुकाबले, ऐसा नहीं कि डेंस, एग के को कंपेयर करेंगे अगर एग और एगलेस से, तो वो ज़्यादा डेंस होगा, और जब एगलेस होगा तो वो बहुत सॉफ्ट होगा और स्पॉन्जी होगा। तो एक तो ये दूसरा, जब हम बात करते हैं एगलेस की, तो मोस्टली जो स्क्रैच से नहीं बनाते वो अच्छे ब्रांड का प्रीमिक्स यूज़ करते हैं। तो अगर वो अच्छे ब्रांड का प्रीमिक्स है तो वो आप चाहे किसी भी शॉप से एंजॉय करें, उसका जो टेस्ट होगा प्रीमिक्स का स्पॉन्ज का वो सेम होगा, चाहे आप दिल्ली में खाएं, चाहे गुड़गांव में, चाहे जयपुर में, चाहे जोधपुर में, वो सिमिलर होगा। सो मोस्टली उस सिमिलरिटी को देने के लिए स्क्रैच की जगह अच्छी बेकरी किसी अच्छे ब्रांड का प्रीमिक्स यूज़ करते हैं। ओके जी। सर अभी जैसे घर की बात ही हम कर रहे हैं, तो देयर आर मैनी हाउस वाइफ्स जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छी पेस्ट्रीज एंड केक बनाती हैं। जी। अगर उनको एज अ करियर इसमें जाना है, मतलब अपना भी एक छोटा सा इन हाउस बिजनेस स्टार्ट करना, तो जैसे आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, व्हाट आइडियाज यू विल गिव टू देम सर?
ओके, सो अगर मैं इस पे बात करता हूँ इस सब्जेक्ट पे, तो ये मोस्टली सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा जाता है। और मैं कहता हूँ कि बेकरी अपने आप में इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट, एक बिजनेस है। अब आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि अगर किसी को बहुत अच्छी चॉकलेट बनानी आती है, किसी भी शेफ़ ने सीख लिया है, किसी होम शेफ़ ने सीख लिया, उनको बस केवल चॉकलेट फोकस करनी है। चॉकलेट में इतनी वैरायटी हैं, इतनी फिलिंग है, बोन है, एनरोब है, ट्रुफल है, ये वो सब ने जो सुन रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। अकेली चॉकलेट की बिजनेस कर सकते हैं आप, एक बिजनेस है, सब्जेक्ट एक ही है कि आपको चॉकलेट की समझ आनी चाहिए, चॉकलेट को किस टेम्परेचर तक हीट करते हैं, किस टेम्परेचर पे जाके उसको हम रिड्यूस करेंगे, उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे एंड देन रीहीट करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। ये बेसिक पैरामीटर हैं और आपको चॉकलेट आ जाएगी। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में उस पर शाइनिंग आ जाएगी, आपको फ्लेवर का आइडिया हो जाएगा किसके साथ क्या इन्फ्यूज़ करना है। और एक बिजनेस, होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, इन पे बहुत अच्छे से लोग अब थोड़े से मिठाई से चॉकलेट पे टर्न होने लगी है पूरी इंडिया। फिर मैं एक छोटी सी बात करूँ, ब्रेड स्टिक। एक ब्रेड स्टिक है, एक ही काम है, केवल ब्रेड स्टिक बनाना, हार्ड डो लगाना, ब्रेड स्टिक बनानी है। अभी का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कोरोना से पहले सूप के साथ 2 ब्रेड स्टिक आती थी, आप अगर शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हैं तो। और आप समझ नहीं सकते कि कोई हर एक स्टेट में जहाँ से वो आपका बस बोगी बन के चलती है ट्रेन की, वो लगभग कई क्विंटल ब्रेड स्टिक बनाते हैं। एक ही ट्रेन में इतनी ज़्यादा सप्लाई होती है। तो एक ही ब्रेड स्टिक है, लेकिन एक आदमी केवल ब्रेड स्टिक की फैक्ट्री लगाए, केवल ब्रेड स्टिक बनाए। फिर आपने ब्रेड तो देखी होंगी जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप किसी भी प्रोविजनल स्टोर से लेके आते हैं, अच्छे ब्रांड हैं, एक से वो केवल ब्रेड ही बना रहे हैं। तो एक ही ब्रेड है, केवल मिल्क ब्रेड बनाई आपने सुबह जो सैंडविच ब्रेड जिसको हम कहते हैं, उसी का बिजनेस है। ऐसे ही पफ पैटी है, पैटीज जिसको हम कहते हैं, एक ही है, बिजनेस है। ऐसे ही डोनट है, एक ही वर्ड है डोनट, एक ही सब्जेक्ट है डोनट, एक ही प्रोडक्ट है डोनट, लेकिन एक बिजनेस है। तो ऐसे करके बेकरी में एक प्रोडक्ट एक बिजनेस है। जब मैं पैटीज की बात करता हूँ तो कुछ तो ये है कि आपने बनाई, रैप किया, उसको फिल किया, बेक किया और सर्व किया। ये भी एक बिजनेस है कि आपने केवल सीट बनाई 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम में, और आपने वो केवल ब्लॉक सीट सेल की। तो ये भी एक बिजनेस है। सो बेकरी में होम शेफ्स के लिए बहुत बिजनेस है जो आप घर में रह के कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझना चाहिए कि आपकी मास्टर, जैसे केक है, अपने आप में एक बिजनेस है। आपने नियर बाई 100 हाउस भी कैटर किए, हर घर में अगर 4 लोग भी रहते हैं, मिनिमम मैं कह रहा हूँ, तो 400 लोग हुए। 400 लोगों में से अगर आप सोचेगा 365 दिन में से उन 400 लोगों को डिवाइड करें तो हर उन 100 घर में से ही 2 या 3 लोगों का बर्थडे होगा। फिर एनिवर्सरीज होंगी, फिर और भी बीच में इवेंट आते हैं वो जो जिनको वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आपको 100 घर ही कैटर करने हैं, आपको आराम से हर रोज़ 4-5 केक के ऑर्डर आते रहेंगे। और अगर आप किसी डिलीवरी पार्टनर से कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, स्विगी, जोमेटो या शेफ पिन करके एक नए ब्रांड जो आए हैं, ये तो और भी अच्छा। अमेजन भी शायद अब धीरे से शुरू करने वाले हैं सारे कामों को, सो और भी अच्छा बिजनेस हो जाएगा। तो होम शेफ के लिए बेकरी समझना और बेकरी को करना अपने आप में एक सब बहुत अच्छा वर्टिकल है, बहुत अच्छा बिजनेस है। नो डाउट सर, नो डाउट। इससे काफ़ी सारे जो हाउस वाइफ्स हैं जो घर पे काम कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा, डेफिनेटली दे विल चूज दिस एज ए करियर। हाँ, नेक्स्ट सर, व्हाट इज़ द कॉमन मिस्टेक कि जो लोग करते हैं अपने घर के अंदर? मतलब आप बताएं कि इस काम को आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए तो ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। मतलब कुछ भी एक डिश है, आप इसको ऐसे ना करके आप कुछ और तरीके से करिए, इट विल गिव यू बेटर टेस्ट। मैं अगर आप इसके लिए आपको एक शब्द कहूँ कि हमें ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो ऑर्डर हमने रिसीव किया है, सपोज कीजिएगा मेरे पास एक डेक ओवन है और उसका 1 घंटे चलाने की जो ऑपरेशनल कॉस्ट आती है वो 200 रुपये आती है। अच्छा, हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। एंड मैंने एक ब्रेड का ऑर्डर लिया, तो पहले वो ब्रेड को मैंने प्रोसेस किया, फर्स्ट फर्मेंटेशन, सेकंड फर्मेंटेशन, वो सारे सिस्टम के गो थ्रू गया, वो ब्रेड प्रूव होके मेरी रेडी हो गई, मैंने उसको बेक करने के लिए रखा। अब पहले तो मुझे वो प्री हीट करना पड़ेगा अपना ओवन, पहली कॉस्ट मेरी बनाने से अलग। उसके बाद मिनिमम 45 मिनट्स मेरी एक ब्रेड उसमें बेक हुई।
मेरी एक सैंडविच ब्रेड की कॉस्ट, अगर मैं जंबो ब्रेड भी बनाता हूँ तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 150 रुपये। अगर मैं नॉर्मल ब्रेड बनाता हूँ जिसमें 22 स्लाइस आते हैं, उसकी कॉस्ट आएगी, मेरी क्या कॉस्ट आएगी, वो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 100 रुपीज़ मैक्सिमम। सो मैंने सेल की 100 रुपीज़ में, मेरी कॉस्ट आई 200 रुपीज़। तो मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने माइनस किया, माइनस करा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ऑर्डर हम ले रहे हैं उसके जो ओवरहेड्स हैं वो मेरे प्रोडक्ट के प्राइस से ज़्यादा ना हो, तो ओवरहेड को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप 1 किलो का केक बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो का केक 7 इंच में बेस्ट होगा या 8 इंच में बेस्ट होगा। आप उसको हाइट क्या दे रहे हैं, आप उसमें पोर कितना कर रहे हैं बैटर जो स्पॉन्ज का है, चाहे वो प्रीमिक्स है, चाहे वो स्क्रैच रेसिपी है, चाहे वो एग वाला है। एंड देन उसका बेकिंग परसेंटेज कितना है, जो बेकिंग लॉस होगा। उसके बाद जब वो बाहर आया उसमें आप क्रीम कितना डाल रहे हैं, फिलिंग कितना डाल रहे हैं, उसके बेस की क्या कॉस्ट है, उसके बॉक्स की क्या कॉस्ट है, उसकी डिलीवरी की क्या कॉस्ट है, उसकी ओवरऑल। अगर आप 1 किलो के केक को 1200-1300 ग्राम का केक दे रहे हैं तो जो वो 200-300 ग्राम का प्रॉफिट है आपको, वो तो आपने अपने कस्टमर को ही दे दिया। तो आपको बहुत स्पेसिफिक, बहुत मेजर्ड और बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को बनाते हुए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ऑफ कोर्स ऑर्डर लें, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऐसे ऑर्डर को ना करना चाहिए। नो डाउट, नहीं तो नुकसान होगा आपको। तो अगली बार जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि पिछली बार तो एक्स अमाउंट में दिया था, इस बार एक्स प्लस क्यों हुआ। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली जी। सर इसके बाद में अगर किसी भी शेफ़ को देखें, हम किसी भी पेस्ट्री शॉप को देखें, सो हाउ दे विल कीप देम अपडेटेड, जो भी नया ट्रेंड चल रहा है, फिर कोई नई टेक्निक आती है जी, तो कैसे पता लगता है उनको? देखिए अब तो बहुत आसान है। मतलब मैं आज से 25 साल पहले अपने करियर को देखूँ तो तब शायद आसान नहीं था। हमें जो मेरे CDP थे ओम जी, हम उनसे ही पूछते थे और वो इतना पूछते थे, वो फिर भी कहते थे कि नहीं मैंने ये हिसाब से लिया और मैंने अंदाजे से इतना बेकिंग पाउडर डाल दिया। फॉर एग्जांपल मफ़िन वो बना रहे हैं तो 2 साल में उन्होंने ये पता ही नहीं चलने दिया कि ये मफ़िन जो है, मफ़िन में वो बेकिंग पाउडर कितना डाल रहे हैं। अच्छा, उनको तो पता है कि वो अपने हाथ में कितना ले रहे हैं, वो कितने ग्राम है, लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं, उन्होंने वो हमेशा छुपा के रखी। तो अब से कुछ साल पहले तक, मैं 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर शेफ जो है वो रेसिपी को छुपा के रखते थे, बताते नहीं थे। उनको लगता था कि इसको भी पता चला तो फिर मेरी वैल्यू, अगर मेरे जैसा काम ये भी करेगा तो कम होगी। अब ऐसा नहीं है, अब तो लोग रेसिपी इंस्टाग्राम पे भी बता रहे हैं, फेसबुक पे भी बता रहे हैं, यूट्यूब पे भी बता रहे हैं, और वो प्योर बता रहे हैं। कोई अपने नाम को ख़राब करने के लिए गलत रेसिपी नहीं बता रहे हैं। अब जो नए शेफ़ हैं वो तो अपने आप को बहुत अपडेट रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम कितने अपडेट हैं, आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सारी करेक्टेड रेसिपी मिल जाएंगी जो ट्रायल एंड टेस्टेड हैं। आप भी उनसे बनाएंगे तो आप भी बना पाएंगे। तो अभी तो सबसे अच्छा माध्यम जो है सीखने का, मैं ये कहूँगा कि वो यूट्यूब ही है। ऑफ कोर्स उसमें एडिटेड है, कट कॉपी पेस्ट है, बट स्टिल आप टेक्निक देख सकते हैं। आप शुरू में ख़राब बनाएंगे, फिर दूसरी बार में अच्छा बनेगा, फिर उससे बना तो बन जाएगा। बिल्कुल। सो देखने का जो, अपने आप को अपडेट करने का जो तरीका है वो एक सोशल मीडिया है। और अगर आपको ऑथेंटिक सीखना है, बिल्कुल ये कि ये बुक में भी मिले आपको, तो फिर उसके लिए अच्छे ऑथर्स की बुक है। आप बुक से अपनी थ्योरी नॉलेज बढ़ाएं और ऐसे सोशल मीडिया से अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाएं। डेफिनेटली हम सबका सब्जेक्ट मैटर बढ़ जाएगा। सर आप परफेक्ट टेस्ट एंड टेक्सचर को कैसे अचीव कर पाते हैं? देखिए यहाँ पे बुक नॉलेज आती है कि अगर मुझे पता है कि हम सार ब्रेड बना रहे हैं और मुझे उसका टेक्सचर नहीं पता है या मुझे उसका टेस्ट नहीं पता है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है कि टेक्सचर कैसा होता है और टेस्ट कैसा होना चाहिए, तो जैसा मेरा ब्रेड बनेगा मुझे उसी में खुशी हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड तो ओवरऑल तो टेस्टी होगा, क्योंकि रेसिपी है एक, उसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म होल हैं, जैसे होने चाहिए ऐसे हैं, उसमें सार स्मेल आ रही है सार की। सो ये जो परफेक्ट है उसके लिए आपको उसकी थ्योरी नॉलेज पता होनी चाहिए कि वो परफेक्ट है तो किस कल्चर को यूज़ करके, उसमें हाइड्रेशन परसेंटेज क्या होगा, उसका बेकिंग टेम्परेचर क्या होगा, उसमें स्टीम इंजेक्शन देनी है कि नहीं देनी है, उसके ऊपर जो वॉश करना है वो हमें क्या करना है, या फिर जस्ट उस पर डस्ट करके हम अपने फ्लावर को या जो भी हम उसके ऊपर डस्ट करना चाहें, स्कोर करना चाहें, कैसे स्कोर करके, मतलब ये सारी पहले बुक नॉलेज है, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज है, एंड देन जब वो आपका ब्रेड बाहर आएगा उसके बाद जो भी आपकी नॉलेज है
वो परफेक्ट कितनी है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने परफेक्शन से बनाया। आपको बार बार बनानी पड़ेगी, बहुत बार बनाएंगे, पहली बार में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बनेगी आपसे। तो मैंने जो पहला केक बनाया था, सपोज कीजिएगा आज से 25 साल पहले, तो वो ऐसा ही बनता है। ऐसे ही मेरा जो नया स्टूडेंट आता है पहले दिन वो क्लास में, जब उससे से वो ऐसा ही बनता है जैसे मुझसे बना था। बट चूँकि अब मैं 25,000 केक बना चुका हूँ, तो वो जब अपनी 25वां केक बनाएगा या 30वां केक बनाएगा तो वो इतना ही सुंदर बनेगा जितना मेरा 25वां था और 26वां था। तो ये सारे जो आप टेस्ट और टेक्सचर की बात कर रहे हैं, ये तो ग्रेजुअली आएंगे, परफेक्शन से आएंगे, पेशेंस से आएंगे और पैशन से आएंगे। ये इमिडिएटली नहीं आएंगे कि मैं अपनी पहली ब्रेड बनाऊँ और वो परफेक्ट आएगी, नहीं आएगी। उसमें थोड़ा सा तो ऊपर नीचे ज़रूर होगा, समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। सर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि हम फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए हैं जी, और उसके अंदर ऑब्वियसली होता है मैदा, और सभी कहते हैं मैदा अच्छा नहीं होता खाने के लिए जी। तो इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है कि हम फास्ट फूड का या फिर जो भी हम मीठा कोई भी आइटम खा रहे हैं वो भी हमें सेम टेस्ट आए और मतलब हेल्थ भी ख़राब ना हो? देखिएगा, ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैं इसकी बुक नॉलेज पे जाऊँ, सो जब हम रोटी खाते हैं, रोटी तो सब खाते हैं, वो आटे से बनी है। सो जो ओवरऑल परसेंटेज है ना जिसको आप ख़राब कह रहे हैं, वो एक्चुअल में प्रोटीन है। प्रोटीन किसी किसी के लिए ज़्यादा इंटेक करना अच्छा नहीं होता, सबके लिए नहीं। किसी किसी को प्रोटीन से इनटॉलरेंस होती है, किसी किसी के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप प्रोटीन कम लीजिए, किन्हीं किन्हीं को प्रोटीन लेने को भी कहते हैं। सो जब आप फ्लावर की प्रोटीन की बात करते हैं, दैट इज़ ग्लूटेन, और जब आप आटे की प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो होल व्हीट होता है वो पूरा होल व्हीट हुआ, उसमें भी प्रोटीन है, और जो मैदा है, फ्लावर जिसको हम कहते हैं, उसमें भी प्रोटीन है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है परसेंटेज का। तो उस थोड़े से परसेंटेज के डिफरेंस से वो अनहेल्दी नहीं हो जाता और वो हेल्दी नहीं हो जाता। ठीक है, अगर आटे की रोटी हेल्दी है तो ब्रेड भी हेल्दी है, और अगर आटे की रोटी किसी के लिए अनहेल्दी है, कोई इतनी प्रोटीन इंटेक नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ब्रेड भी अनहेल्दी है और रोटी भी, चपाती भी अनहेल्दी है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ब्रेड अनहेल्दी नहीं है, ये कहाँ से आया ये तो हमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन ब्रेड भी अनहेल्दी नहीं है। इक्वलेंट मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल चपाती के जितनी हेल्दी है। चपाती में प्रोटीन कंटेंट कम होता है, ब्रेड में प्रोटीन कंटेंट कम ज़्यादा होता है। कुछ लोग ब्रेड बनाने के लिए उसको और भी लचीली और अच्छी स्लाइसेबल हो, अच्छा ग्लूटेन अच्छे से इलास्टिसिटी बढ़े उसके लिए ग्लूटेन परसेंटेज बढ़ाते हैं। okay. नहीं तो अगर नॉर्मल ग्लूटेन परसेंटेज की बात करें तो 3 से 4% का डिफरेंस आता है। अगर हम 100 ग्राम मैदा लेते हैं, 100 ग्राम आटा लेते हैं, तो 3 से 4% का डिफरेंस आता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। आटे को धो रही थी पानी में, धोते धोते उसने बोला, देखो बाद में कभी देखना, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, कि देखो आशीर्वाद वाले कितने इसमें प्लास्टिक मिला रहे हैं। एक्चुअल में वो जो प्लास्टिक वाला पार्ट था वो उसकी ग्लूटेन थी। तो 100 ग्राम में अगर मैं मैदे को लूँ तो 100 ग्राम मैदे में मैं अगर सॉफ्ट मैदे की बात करूँ, मैदे को भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया, उसमें होती है 7 से 9%, और अगर मैं आटे की बात करूं उसमें होती है 3 से 4%। तो 4 और 7 में कितना डिफरेंस आया? 3% का। यानी 100 ग्राम आटे की अगर आप रोटी बनाएंगे तो उसमें प्रोटीन है 7 ग्राम 100 ग्राम पे, और अगर मैदे की बनाएंगे तो उसमें है 9 से 10 ग्राम। तो 3 ही ग्राम का तो अंतर है। अब आपको लगता है 3 ग्राम में आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, लेकिन उससे अलग और बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे कि ब्रेड में ईस्ट जाती है, उसके बाद ब्रेड में शुगर जाती है, उसके बाद ब्रेड में शुगर के साथ साथ लोग मोलेसेस डालते हैं, तो वो भी एक शुगर है। इम्प्रूवर डालते हैं, वो भी एक केमिकल है। अब कुछ लोग उसमें यूरिया डालते हैं, अमोनिया जिसको हम कहते हैं, कुछ लोग बोरेट और कैल्शियम डालते हैं। कुछ केमिकल जो डालते हैं वो कभी कभी किसी के लिए हार्मफुल होते हैं, बट वो सब नहीं डालते, और वो भी जो गवर्नमेंट कहती है परमिटिव लिमिट में है, उस लिमिट को एक्सीड नहीं करते। तो आप समझिएगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने परमिशन दी हुई है कि आप इतना डाल सकते हैं, तो रैपर पे वो लिखा हुआ है। उससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो आप समझिएगा कि कई सौ करोड़ की फैक्ट्री थी नेस्ले की, जो कि हमारे लिए मैगी बना रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको डिमोलिश करने के लिए 1 मिनट नहीं सोचा। वो हेल्थ के लिए सही नहीं थी, डिमोलिश हुई, उसके बाद सही हुई, और अब फिर वापस से
मैगी मार्केट में आएगी। तो गवर्नमेंट भी इतना ध्यान रखती है कि क्या खाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, उस पर लिखा हुआ है रैपर पे। अगर सिगरेट गवर्नमेंट बनाती है तो लिखा है ना कि भाई इंजरियस टू हेल्थ है, दिखाती है फेफड़े ऐसे हो जाएंगे, उसके बाद आप पी रहे हो। तो गवर्नमेंट हेल्थ को लेके बहुत जागरूक है और सब देश में ऐसा ही है। हम हमारे देश की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी खाना जो हम बना रहे हैं, अब तो होटल में भी अगर आपके बफे पे भी रखा हुआ है खाना, तो उसके कैलोरी काउंट मस्ट है कि हमें देनी पड़ेगी। ठीक है। अब पिछले 3 सालों से नियम है, तो शेफ्स के लिए ये भी टेक्निकल कोर बढ़ा है कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कितने कैलोरी। तो बहुत टेक्निकल जॉब है शेफ की जॉब इतनी आसान नहीं है जितनी दिख जाती है कि आपने डिप्लोमा किया, सफ़ेद टोपी पहनी और उसके बाद एप्रन कसा और आप खाना बनाने लगे और आप आसानी से संजीव कपूर बन गए, रणवीर बरार बन गए। उनके जीवन में कभी उनसे बैठ के पूछेगा उन्होंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, बिल्कुल क्या क्या पढ़ा नहीं होगा, क्या क्या नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी पड़ी होगी, और आज भी कर रहे हैं। मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं आज भी सीखने जाता हूं, आज भी सुनता हूं। जैसे आप मुझे पॉडकास्ट करें, ऐसे मैं दूसरों के पॉडकास्ट सुनता हूं, क्योंकि पॉडकास्ट आज की तारीख में सबसे जेन्युइन है। किसी को भी अगर अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो उसके लिए उनको सबसे अच्छा है कि वो जिस फील्ड में है उस फील्ड के जो भी सीनियर अथॉरिटी शेफ हैं, सीनियर अथॉरिटी मेंबर्स हैं, मतलब जिस इंडस्ट्री के भी हैं, उनके पॉडकास्ट सुने। उसमें लोग अपने बारे में नहीं बताते, केवल उससे अलग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा है जो ये पॉडकास्ट नया कंसेप्ट आया। अगर आप देखें तो कपिल शर्मा भी पॉडकास्ट ही है, बिल्कुल, बस वो उन्होंने उसको कॉमेडी पॉडकास्ट बना दिया। उससे पहले फारूक शेख थे, वो पॉडकास्ट करते थे, अगर पुराने टाइम पे आपने देखा हो। और बहुत सारे चैनल भी हैं, उन पे भी अलग अलग आते रहते हैं। वो कॉफ़ी विद करण, वो पॉडकास्ट ही है। आप बस उसको थोड़ा सा और फॉर्मल वे में पूछ रहे हैं, वो पॉडकास्ट है। तो पॉडकास्ट भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू इन द मार्केट में, ये भी बहुत सालों से चलता है। सर नेक्स्ट अभी हम पूछना चाहते हैं कि आपका जो मास्टर शेफ आपने होस्ट करा था दिल्ली चैप्टर जी, उसके बारे में हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर? मतलब हमने तो सिर्फ टीवी पे हम देखते हैं कि वहाँ पर खाना बन रहा है, यू गो एंड यू जज देम, आप उनका टेस्ट करते हैं जी। तो वो क्या एक्सपीरियंस रहता है सर? प्लीज़ हमें पूरा बताइए। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मास्टर शेफ में जाना इसलिए आसान नहीं है कि एक्चुअल में उसके फेजेस बहुत हैं। मैं अगर दिल्ली चैप्टर की बात करूं तो पहले हम एक कोर टीम है, कुछ एक्स शेफ्स नंबर में, हम उसको टेस्ट करेंगे और हमारे साथ एक टीवी चैनल से कोई जेंटलमैन या लड़की बैठेगी। दोनों लोग एक दूसरे को वेरीफाई करेंगे कि हाँ, इसको अगले राउंड में भेजा जा सकता है। तो उनका सेकंड राउंड होगा वहीं पे, उसी जगह पे। उसके बाद सेकंड राउंड में दूसरी शेफ्स ऑफ टीम बैठी हुई होगी, जो हमसे हाई डिग्री वाले लोग होंगे। वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, इनका खाना ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है। फिर वो वहीं पे थर्ड राउंड में जाएंगे, जहाँ पे वो कैमरा फेस करेंगे। सपोज कीजिएगा आपको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, लेकिन आप लाइट जैसे ही ऑन हुआ और आप शेक करने लगे या आप बोलने, तो फिर ऐसा तो आपके साथ आगे भी होगा। बिल्कुल सही है। तो आप यहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, न केवल खाने में, बट ऑल्सो आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट पे भी जी। कि अगर आप कोई मैक्सिकन डिश लेके आए तो वो कब बनी थी, किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, और आपने इसको क्यों चुना। अगर आपको अपने डिश का इतना नहीं पता है तो आप मास्टर शेफ के पहले चैप्टर में भी नहीं जा सकते। ठीक है। तो ऐसे करके पूरी इंडिया में ये होता है, तो हर जगह ऐसे ही होता होगा 100%। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सर हम BTS जानना चाहेंगे कि बिहाइंड द सीन मतलब क्या होता है कि कैमरा ऑफ हुआ, सिर्फ हम ये देखते हैं कि वहाँ पर आपने जज करा उनको, उसके बाद में जो डिशेस होती हैं, क्या सर वो मतलब रियल होती हैं या फिर कुछ उसमें जब कैमरा में कट लगता है कुछ चेंजेस हो जाता है, ऐसा कुछ? नहीं, देखिएगा जो शूट हो रहा है वो तो 100% रियल ही होगा। मैं तो अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, मैं उस स्टेज का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन जब वो बना रहे होते तो उससे पहले डेफिनेटली उसको वो ट्रायल जरूर करते होंगे एक बार अच्छे से कि कैसा बनेगा। ठीक है। बट जब वो शूट हो रहा है तो फिर वो रियल है, नहीं तो फिर आपको कट नहीं मिलेंगे अच्छे, आपको वो चेहरे पे घबराहट नहीं मिलेगी। अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड होगा तो स्क्रिप्टेड तो फिर सबको एक्टिंग करनी है, तो वो एक्टिंग वाला शो नहीं है। वो रियल जेनरिक शो है, जहाँ पे एक जो भी होम शेफ्स हैं, जो भी उनका टैलेंट है, ऑफ कोर्स उसको पॉलिश करने के लिए, अगर आप कोई भी दूसरे अगर उसकी बात करें, शो की बात करें, जैसे डांस इंडिया डांस है या
कोई भी डांस प्लस है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको सिखाया नहीं जाता, उनको पहले ऑडिशन करके वहाँ तक लिया गया, जो योग्य लोग हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, फिर उन पे काम होता है, फिर उनको और पॉलिश किया जाता है। तो जो भी योग्यता रखते हैं वहाँ तक पहुँचने की, वो वहाँ जाते हैं जहाँ शूटिंग होती है, और उसके बाद वो दिन में रिहर्सल करते हैं या रात को रिहर्सल करते हैं। जब वो शूटिंग होती है तो उससे पहले एक बार रिहर्सल जरूर करते हैं। उनको अपना वो मैटर जो भी वो बना रहे हैं, जो भी वो डिश बना रहे हैं, उसको एक बार अच्छे से बना के देखा। लास्ट मिनट में अगर कोई चेंज करते हैं तो वो चेंज बिल्कुल होता होगा, लेकिन उनको उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। और जो टीम ऑफ शेफ्स हैं, जो भी मास्टर शेफ चैप्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जब से ये है शुरू हुआ है, उनकी पूरी गाइडेंस रहती है, उनको पूरा सिखाया जाता है, वो अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करते हैं, उसी नॉलेज को आगे वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन वाला टाइम वो रियल टाइम है, ओके, वो कट कॉपी पेस्ट नहीं है, वो तो जो हो रहा है वो हो रहा है, जो दिख रहा है वही है। ठीक है जी। सर, इफ़ यू डो नॉट माइंड, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मोस्टली हम देखते हैं कि घर के अंदर हाउसवाइफ्स रहती हैं और जो भी अर्निंग जहाँ पर होती है वहाँ पर मेल्स डोमिनेट करते हैं। अब जैसे आप होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम टीवी में ये देखते हैं कि मोस्टली वहाँ पर शेफ्स मेल रहते हैं, और जबकि फीमेल्स बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये क्या एक मिथ है या फिर फैक्ट है सर ये? नहीं, आप इसको इस तरह से ना लेके कि ये डोमिनेटिंग एरिया है। किचन जो कि अपने आप में, बैंक्वेट किचन में एक एग्जांपल लेता हूँ, 2000 लोगों का खाना बनाना है, बड़ा टिल्टिंग पैन है, तो अब बड़े टिल्टिंग पैन में आपको पलटा मूव करना है। कुछ भी बना रहे हैं आप, बिरयानी बना रहे हैं, दाल मखनी बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई वेजिटेबल बना रहे हैं या सॉस बना रहे हैं, बहुत स्पीड से आपको, अब तो खैर मशीनरी आ गई, लेकिन इसीलिए अब वुमेन की जो परसेंटेज है किचन में बढ़ गई। ठीक है। जब ये केवल ह्यूमन ड्रिवन था, क्योंकि फोर्स ज़्यादा चाहिए, ताकत बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको, और हीट किचन में एसी होता है ऑल्सो, बट स्टिल वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो उस टेम्परेचर पे भी काम करना, फोर्स वाला भी काम करना, तो चूँकि अब ये तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है, उनको सॉफ्ट बनाया है, और उनको इतना भारी काम करने के लिए नहीं बनाया गया। तो किचन में ये भी एक कारण है कि वो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। एक टेबल पे 5 लोग बैठे हैं, 5 के 5 ने अलग अलग ऑर्डर किया है, किसी को सूप मंचूरियन चाहिए, किसी को क्या नाम कॉन्टिनेंटल चाहिए, किसी को चाइनीज चाहिए, बनाने वाला आला काट करने वाला एक है। तो वो बहुत फास्ट काम है। जो अभी मैं बात करूँ पेस्ट्री की, क्योंकि पेस्ट्री में सहजता से काम होता है, बहुत बारीक काम होता है, बहुत पेशेंसली काम होता है, तो पेस्ट्री में अब ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो पेस्ट्री जो है अब ये वुमेन ड्रिवन है, क्योंकि मुझे परसों क्या ऑर्डर आना है वो मुझे आज पता है, तो उसके एलिमेंट बना के रख दिए, अगले दिन आज उसका स्पॉन्ज रेडी कर दिया, कल उसकी मास्किंग कर दी, परसों उसको फिनिशिंग किया। सो आप देखेंगे कि पेस्ट्री से बहुत हैं लड़कियाँ, वुमेन्स। उसके साथ साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट जो चॉकलेटियर हैं, जो ज़्यादा चॉकलेटियर हैं वो तो लड़कियाँ ही हैं, क्योंकि उनका अपना जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मेन के मुकाबले कम है, तो उनके हाथों में चॉकलेट जो है बड़ी अच्छी बनती है। आप बात करते हैं टिल्टिंग पैन की और बड़े बड़े की, वहाँ पे अब तंदूर है। अब आप सोचेगा कि आप अपनी बेटी के लिए या बहन के लिए या मम्मी के लिए सोचेगा कि तंदूर है, एक सर्टेन डिग्री पे हीट हो रखा है, और उसमें वो तंदूरी रोटी बना रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत टफ काम है। तो टफ काम से सब लोग ये चाहते हैं कि टफ काम जिस तरह से बनाया गया है भगवान ने, कि टफ काम पुरुष करें जी। तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है, भगवान ने सिस्टम से ही ऐसा बनाया है कि टफ काम पुरुष करेंगे तो भाई तंदूर पे वो हीट को झेल सकते हैं। महिला के साथ तंदूर पे काम करना, उनकी अपनी बॉडी टेम्परेचर है, फिर बॉडी के साथ अपने अपने एलिमेंट हैं, उनको बीच में जब उनका मंथली साइकिल आता है उस टाइम पे उनको ऐसा माहौल चाहिए, ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे वो काम होके काम कर सके। तो और आपके पास उसी दिन ऑर्डर है, उसी दिन आपके पास 2-2.5 हज़ार का बैंक्वेट है, तो आप तो नहीं कह सकते कि नहीं मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, आज तो मैं तंदूर पे काम नहीं कर सकते। तो इसलिए तंदूरियाँ मैन है, लड़कियाँ या वुमेन नहीं है। तो वो डोमिनेट नहीं है कि वो मैन ने डोमिनेट कर रखा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा है कि वो इतना फोर्स वाला काम है कि उसको करने में शुरू में थोड़ा सा कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि अभी भी कष्ट होने लगा। अब जब ये मशीनरी हो गया
तो अब वुमेन की परसेंटेज हर जगह बढ़ने लगी, किचन में तो बढ़ने ही, पेस्ट्री में तो बढ़ने ही लगी, किचन में भी अब लड़कियां वुमेन अच्छे से काम करती हैं, परसेंटेज धीरे धीरे करके हर जगह इंक्रीज हो रहा है। वेरी स्वीट आंसर योगेन सर। सर इसके बाद में इंटरेस्टिंग पार्ट पे मूव करते हैं विच इज़ रैपिड फायर राउंड सर। एक लाइनर होगा, तो आपके मन में जो भी आएगा आप प्लीज़ हमें बताइएगा जी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर कि सबसे बेकार फूड कॉम्बिनेशन जो आपने अभी तक टेस्ट करा है सर। किसी ने मुझे करेले की बर्फी खिलाई मैंने हाथ जोड़े थे उनको, दोबारा मत बनाना कहीं पे जाके, बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकता आपने खराब बनाई है, बट आखिरी बार खाई हो मैंने, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद में नेक्स्ट सर, क्रेजीएस्ट इंग्रेडिएंट जो आपने कुक करा अभी तक। क्रेजीएस्ट टर्म आपका क्वेश्चन ये है कि क्या है जो सबसे अच्छा लगता है? सबसे क्रेजी मतलब क्या, अलग क्या बनाया, मतलब जो आपने अचानक से बनाओ। अच्छा, अचानक से मैंने, मेरे एक दोस्त हैं शेफ अनिरुद्ध, उनके हाथों का मैंने हरी मिर्च का हलवा खाया है, सुनने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। या मेरे एक गुरु हैं शेफ नितिन उपाध्याय, उनके हाथों की मैंने सबसे पहले मसाला चाय चॉकलेट खाई थी। अच्छा। तो उन्होंने बड़े मज़े में एंजॉय करके बोला कि बलेंद्र आज तुम ये सोचो कि चाय पी नहीं रहे हो, चाय खा रहे हो, ये अच्छा। चॉकलेट खा के देखो। ठीक तो है। मसाला चाय चॉकलेट थी जो क्रेजी थी, आई वाज सो हैप्पी, मुझे लगा हाँ ये तो अच्छा कंसेप्ट है। नेक्स्ट सर, आपका सीक्रेट स्नैक्स ऑब्सेशन क्या है सर? मुझे सबसे ज़्यादा अगर मेरी पसंद की पूछा जाए तो मुझे लोटस स्टम, जो क्रिस्पी लोटस स्टम होती है, वो सबसे टेस्टी लगती है। ठीक है। नेक्स्ट सर, लकी किचन यूटेंसिल। पैलेट नाइफ, अगर मैं पेस्ट्री शेफ हूँ तो। हाँ ऑब्वियसली सर। नेक्स्ट सर, वियर्डेस्ट कुकिंग टेक्निक जो आपने अभी तक ट्राई करी है। कुकिंग टेक्निक तो मैंने ऐसी बहुत सारी ट्राई करी, लेकिन जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, एक डो होता है स्ट्रूडल। सो अब तो मोस्टली लोग स्ट्रूडल की जगह, उस डो की जगह पफ को यूज़ करने लगे ज़्यादातर होटल, लेकिन मेरे एक शेफ़ थे जब मैं दी ग्रेड में काम करता था, शेफ़ अयूब सलीम, उन्होंने मुझे डो बनाना सिखाया था, स्ट्रूडल का डो। तो डो बनाया, एक दिन रेस्ट किया, फिर अगले दिन हमने उस डो को, आप ये मानिए कि वो डो को खींच के इतना पतला करते हैं जैसे रुमाली रोटी होती है ऐसे। देन जिस जो वर्किंग टेबल होती है, पहले उस पर एक किचन क्लॉथ बिछाएंगे, उसके ऊपर फिर उस डो को डालेंगे, उसके ऊपर फिर वो मिक्सचर जो भी फिलिंग डालना चाहेंगे आप, एप्पल पाइनएप्पल जो भी कुछ, एंड देन उसको रोल करना शुरू करेंगे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, टफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मज़ेदार था उस काम को करना। सो 2003-04 में मैंने किया, बट उसके बाद नहीं किया, किसी होटल में ऐसे डो नहीं बनाया। सर अभी जैसे मैं ये रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बिफोर आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितने भी अभी तक जवाब दिया, अगर उस पर रील बने जैसे आपने बताया है तो काफ़ी वायरल होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तो जैसे आजकल कोई भी फूड चैलेंज करता है तो वो कुछ भी ट्राई करते हैं। सो उस वे के अंदर अगर तो काफ़ी फेमस होगा, आई थिंक, मुझे ये लगता है। नहीं, वैसे तो मैं भी ये सोचता हूँ, मेरे से मतलब वो समय निकल नहीं रहा है, बट ऑफ कोर्स जैसे ही मुझे वो समय मिलेगा मैं इस पे काम करना शुरू करूँगा। जो व्यूअर्स हैं डेफिनेटली दे विल लव टू वॉच यू सर। नेक्स्ट सर, डू यू गो थ्रू द रेस्क्यू इंग्रेडिएंट फॉर सेविंग अ डिश? कोई भी मतलब ख़राब हो गया, फिर उसको रेस्क्यू करने के लिए आप? हाँ, ऐसा तो बहुत करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब ट्रेनी कौमी आते हैं या फिर ट्रेनीज आते हैं होटल में, तो रेसिपी जैसे एक सिंपल रेसिपी मैं लेता हूँ 1 2 3, कि उसमें 1 पार्ट शुगर जाएगा, 2 पार्ट बटर जाएगा, 3 पार्ट फ्लावर जाएगा, और एक स्वीट पेस्ट जैसी कोई चीज़ बन जाएगी। लेकिन इसको अगर वाइस वर्सा करते हैं, उल्टा करते हैं, तो फिर आपको सारी चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है कि पहले पार्ट में शुगर की जगह अगर बटर डाल देंगे, तो अब मेरी समझ में आया कि पहले पार्ट में अगर बटर डाला है, इसका मतलब बटर कम डला है, शुगर ज़्यादा डली है, तो फिर हमें बटर भी उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। और जब वहाँ पे बटर को बढ़ाएंगे तो उसी रेशो में फिर शुगर भी बढ़ानी पड़ेगी, उसी रेशो में फ्लावर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा तो बहुत होता है, इसलिए ज़्यादातर होटल जो हैं अपना रेसिपी फोल्डर बना के रखते हैं अपने किचन में। आप किसी भी किचन से आते हैं, किसी भी होटल से आते हैं, तो सबसे पहले जो भी किचन इंचार्ज होते हैं वो आपको पहले ही कहते हैं, एक ही डायलॉग होता है ज़्यादातर जगह पे,
कि अनलर्न वट एवर यू लर्न टिल डेट, अच्छा, उसको वहीं छोड़ के आ जाइएगा। वो ये बात नहीं है कि वो अच्छा है या खराब है, वो ये बात है कि वो हमें बिलोंग नहीं करता। तो हमारी रेसिपी इस सब्जेक्ट पे, इस रेसिपी पे ये है, हमारे होटल में तिरामिसू ऐसे बनता है। आपने अब से पहले जो सीखा है वो अच्छा बना है कि खराब बना है ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। हमारे होटल में तिरामिसू ऐसे बनाया जाएगा, ओके, या बेक चीज केक ऐसे बनाया जाएगा, या क्रैम ब्रूले ऐसे बनाया जाएगा, या क्रैम कैरेमल ऐसे बनाया जाएगा। सो सारे होटल की अपनी अलग अलग स्पेसिफिक रेसिपी हैं। तो हिंदी में सीधा सीधा कहा जाता है कि आपने जो सीखा है उसको आप अपने पास रखिएगा। इस रेस्टोरेंट में, इस होटल में, इस बेकरी में आके आपको ये फोल्डर दिया जा रहा है, आपको इसको फॉलो करना है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फेवरेट कुकिंग टेक्निक? मेरी फेवरेट कुकिंग टेक्निक, मुझे जो बेकिंग में सबसे अच्छा लगता है, अगर मैं बात करूं, बिकॉज मुझे चॉकलेट से बहुत प्यार है, तो मैं टेम्परिंग को सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि फेवरेट फूड क्या है सर आपका? फेवरेट फूड जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तिरामिसू। ओके, नेक्स्ट सर, मास्टर शेफ़ के बारे में पूछता हूँ मैं सर। व्हाट मेक्स अ डिश ट्रूली मास्टर शेफ़ वर्किंग? देखिए, इसका कोई बिल्कुल सटीक जवाब नहीं दे सकता मैं, क्योंकि सबके अपने अपने फ्लेवर हैं। ठीक है। लाइक मैंने आपको जज करना है, मैं एक अगर एग्जांपल की बात करूं, और मुझे चीज़ों में नमक पसंद है, नॉर्मल, मैं नॉर्मल सॉल्ट की बात करूं, तो हम किसी भी रेसिपी में 1% अगर हम फुल मील की बात करें तो 1 से 1.5% नमक जाता है। और अगर मैं ब्रेड की बात करूं तो ब्रेड में चूँकि हम पानी भी डालते हैं और ब्रेड का डो मैदा भी होता है, तो उसमें हम 2% सोल्ट डालते हैं। पूरी दुनिया में अगर मैं बेकिंग परसेंटेज की बात करूं तो 2% सोल्ट होता है। ओके। लेकिन किसी को 2.2 पसंद है, तो अगर आपसे बाई चांस 0.2% ज़्यादा हो गया तो वो इन्जॉय करेंगे, क्योंकि उनको पहले से ही सॉल्टेड फूड पसंद है, तो आप विन हो जाएंगे। लेकिन बाई चांस जिसको आप सर्व कर रहे हैं उसको कम नमक पसंद है, तो उनको तो 2% भी ज़्यादा लगता है। सही बात। तो कोई डिश परफेक्ट और अनपरफेक्ट इस पर डिपेंड करता है कि आपने तो परफेक्ट बनाई है, लेकिन जो उसको जज कर रहे हैं उनको क्या फ्लेवर पसंद है, बिल्कुल, उनको क्या पसंद आता है, इस पे डिपेंड करती है कि आपकी वो जो डिश है वो विनर है कि लूजर है। विनर हो सकता है वही डिश आपने कहीं पे विन किया और आपको अच्छा कैश प्राइज भी मिला और आपको अच्छा सम्मान भी मिला हो, आपको गोल्ड भी मिला हो, लेकिन एक जगह हो सकता है कि आपने वही सर्व की और वहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनको कम नमक पसंद था, कम तीखा पसंद था, और वो तीखी डिश थी, वो रिजेक्ट हो गई, प्रीलिमिनरी राउंड में रिजेक्ट हो गई। सही जी। नेक्स्ट सर, व्हाट्स द वन किचन गैजेट दैट यू कैन नॉट लीव विदाउट? देखिएगा, किचन में तो ऐसे एक्चुअल में बेकिंग जो पेस्ट्री शेफ है उसकी उनकी एक सबकी एक टूल है, और एक टूल नहीं है, एक टूल है, पूरा का पूरा टूल। अच्छा। बुक है, मैं बुक कह रहा हूँ, सॉरी, एक टूल बैग है। ओके। तो टूल बैग में अगर एक शेफ हैं वो ब्रेड बनाते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास डिवाइडर, स्क्रैपर, एक ब्लेड जिससे वो स्कोरिंग करेंगे, एक सीव जिससे वो ऊपर से फ्लैट डस्ट करेंगे, एक जग, एक आइस बॉक्स, ये सारी ज़रूरी है अगर वो ब्रेड पे काम कर रहे हैं। तो ये एक पूरी की पूरी टूल बैग हो गया। वो चॉकलेट पे काम कर रहे हैं तो उनको थर्मो टेम्परेचर चाहिए, उनको स्क्रैपर चाहिए, उनको थोड़ा सा कोको बटर चाहिए, थोड़ा सा कलर चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा कुछ बना रहे हैं। सो ऐसे करके मैं किसी एक आइटम का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि पेस्ट्री में अगर आप परफेक्ट करने जा रहे हैं तो एक टूल बैग है, हर एक चीज़ को बनाने के लिए एक टूल बैग है, वो आपके पास होना ही चाहिए। एक इक्विपमेंट्स के बिना अगर आप कहेंगे कि इसके बिना बिल्कुल नहीं काम कर सकते, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स हैं कि उनके बिना आप अच्छा शेफ़ नहीं बन सकते। एक शेफ़ के लिए उसके टूल जो हैं उनकी ज्वेलरी है। तो आप अगर एक कंप्लीट ओरा देखें किसी भी सुंदर महिला का, कि उनके लिए उनके कानों में बाली होनी चाहिए, उनके नाक में नथुनी होनी चाहिए, उनके नेल पेंट होने चाहिए, उनके हाथों में कड़ा होना चाहिए, तो ऐसे ही एक शेफ़ का टूल बैग है। तो एक शेफ़ के हाथ में पैलेट नाइफ होनी चाहिए, सीजर्स होनी चाहिए, पाइपिंग बैग होना चाहिए, नोजल होना चाहिए, एक टर्न टेबल होनी चाहिए, एक सुंदर टेबल होनी चाहिए। तो ये सारे उनकी ज्वेलरी है।
तो जैसे जैसे शेफ अपनी उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, उनकी ज्वेलरी बढ़ती चली जाती है, उनका जो टूल बैग है उसमें इक्विपमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं उनकी नॉलेज के हिसाब से। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कोई एक नहीं है कि एक ना हो तो क्या, वो सारे चाहिए। मजबूरी में तो कुछ भी हो जाए, बट मोस्टली वो सारे चाहिए, तो आप एक परफेक्ट डिश बना पाएंगे। डेफिनेटली सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन कि आप जितने भी एस्पायरिंग हाउसवाइफ्स हैं, शेफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, आपका अगर किसी में मन है किसी काम को करने में, तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें। अगर आपको समय मिल रहा है, और ऑफ कोर्स हर एक समय की एक कीमत है, और आप जो सोच रहे हैं उस सपने को पूरा करने के लिए उस पर भी पैसा लगेगा समय के साथ साथ। तो अगर आपने कुछ सोच लिया है तो फिर उस सोचते ना रहें, उस काम को करें। मतलब आपके मन में है कि आप ये कर सकते हैं, और आपने ये सोच लिया कि आप ये कर सकते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं। तो आपको करने से पहले अगर आपके मन में ये आ गया कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क है, फिर आप उस काम को मत कीजिएगा। आप हमेशा उस काम को करें जिसमें आपका मन ये कह रहा है कि आप ये कर सकते हैं। तो जहाँ क्या लगा, फिर वो क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। तो जैसे ही आपके मन ने कहा कि आप ये कर सकते हैं, तो आपको वो कर लेना चाहिए इमीडिएटली। अगर आप उसमें भी समय का इंतजार करेंगे कि जब अच्छा समय आएगा, तो समय तो अभी अच्छा है, हो सकता है इसके बाद इससे भी बुरा हो जाए। तो जब आपको लगे, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कि आपको ये करना चाहिए, इससे आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, तो आपको वो काम इमीडिएटली करना चाहिए। क्योंकि समय तो कभी अच्छा आएगा नहीं, समय तो चूंकि अभी अच्छा है, कल में क्या छुपा हुआ है ये तो पता ही नहीं। कल पता नहीं फैमिली में कौन कम हो जाए, क्या प्रेशर आ जाए, आपको क्या हो जाए, मुझे क्या हो जाए। तो आज है, आपने फ़ोन किया कि किस दिन कर सकते, तो हम संडे को, मैंने कहा संडे ऐसा दिन होता है मेरी कोचिंग क्लास नहीं होती, इस दिन के लिए क्लास नहीं होती, हम इमीडिएट संडे में आज हम बैठे हुए हैं हमने साथ। बिल्कुल सर। इसके लिए भी अगर हम टाइम देते रहते तो हो सकता था हम जुलाई, अगस्त, सितंबर कर देते। तो अब हमने कर लिया, तो ये कंप्लीट है। ट्रू सर। तो जो आपके मन में है कि आप इसको कर सकते हैं, वो आपको कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें इस बारे में। बिल्कुल सही सर। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा खास बुक टीम के साथ में? मैं सचमुच में बताऊं तो मुझे जब बात हो रही थी गुनगुन से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल नए बच्चे हैं, तो साउंड कर रहा था ऐसे आवाज़ से, ये इनके पास सारे गैजेट, सारे इक्विपमेंट, टूल भी नहीं होंगे। बट ऑनेस्टली जब मैंने आपके टूल्स को देखा, आपके कॉन्फिडेंस को देखा, आपसे बात किया, आप जहाँ से गंगानगर से वहाँ से यहाँ तक आए दिल्ली में, आपने एक और नेक्स्ट पॉडकास्ट भी शेड्यूल किया हुआ है, और आपकी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी है, शानदार है, पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो हियर वी एंड आवर पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। ये पॉडकास्ट सभी के लिए था और हर एक एज ग्रुप के लिए था। यू मस्ट लव दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो